नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक चौहान और मेरे हाथ में एसएससी CHSL 2022 टीयर 2 का इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। मैं इस क्वेश्चन पेपर को आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं। हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही इसके मैं बताऊंगा आपको कि किस क्वेश्चन को किस स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह की नॉलेज, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। जिन बच्चों का एग्जाम आने वाला है उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका पहला सेंटेंस। ये एक जंबल ऑर्डर है, एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, इसको अरेंज करना है। द आश्रम्स फिर है यूज्ड वर द सेंटर्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग एज। ठीक है, ये तो ऑप्शन की हेल्प से ही हो जाएगा क्योंकि 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं 4 ऑप्शन में। उन ऑप्शंस में देख लेंगे कि क्या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, क्या ग्रामेटिकल पैटर्न सबसे सही होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो आप ऑप्शन की हेल्प से ही करेंगे। नॉलेज एंड लर्निंग वर यूज्ड एज द सेंटर्स ऑफ द आश्रम, नहीं, एज द आश्रम्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग वर यूज्ड द सेंटर्स। The ashrams were used as the centers of knowledge and learning। देखिए पहला जो ऑप्शन है knowledge and learning were used as, यहां तक तो सही था। The centers of the ashram, आश्रम का क्या सेंटर हुआ? नहीं ना, ये तो मीनिंगफुल नहीं है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है, तीसरा सही है। The ashram were used as the centers of knowledge and learning। The फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। The centers of the ashrams were used as knowledge and learning, ये भी गलत है। आश्रम का जो सेंटर है केवल वो नॉलेज एंड लर्निंग के लिए थोड़ी ना यूज होता है, पूरे आश्रम ही यूज होते हैं ना। तो पहले का थर्ड जो मीनिंगफुल लगा, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के ग्रामेटिकल पैटर्न के हिसाब से सही था, उस ऑप्शन को सही कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन में तो सीधे आप ऑप्शन को देखिए, पहले को जाएगा थर्ड। दूसरे को देखते हैं, ग्रामेटिकल एरर इसमें बतानी है। द पुलिस कुड नॉट होल्ड ऑन द पीपल फॉर लॉन्ग एज दे गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स। ग्रामेटिकल एरर बतानी है तो एक ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, समझ लेते हैं। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर आप समझते हैं तो कोई भी गलती ढूंढना आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को समझिए। पुलिस हो गया नाउन, ये हो गया आर्टिकल। अब इसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। फ्रेज क्यों कहते हैं? देखो नाउन तो ये वर्ड है, क्या इन दोनों शब्दों के समूह को भी नाउन कहा जा सकता है? तो फिर इसको भी नाउन कह रहे हो और इसको भी नाउन कह रहे हो, दोनों में डिफरेंस ही क्या रहा? एक्चुअली में ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ग्रुप ऑफ वर्ड जब एक ग्रामेटिकल पैटर्न में, ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में लिखे होते हैं तो उनको फ्रेज कहा जाता है। पुलिस यहाँ पर नाउन है, द यहाँ पर आर्टिकल है, और इसको कहा जाएगा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका जो मेन वर्ड है वो नाउन है। आर्टिकल तो खुद नाउन के लिए आया है, या नाउन आर्टिकल के लिए आया है? नहीं ना, आर्टिकल नाउन के लिए आया है, मतलब जो मेन वर्ड है वो नाउन है, तो इसका फंक्शन भी नाउन का रहेगा, इसलिए इसको कहा जा रहा है नाउन फ्रेज। ये आपको सबको पता है। मोडाल, मोडाल हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। नोट होता है एडवर्ब। अब देखो ये जो होल्ड ऑन जो वर्ब है, इस होल्ड ऑन का मतलब है टू मेंटेन ए फर्म ग्रिप। पहली बात तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है इसके लिए मैंने पूरा लेक्चर डाला हुआ है, आप देख लेंगे तो आपकी समझ हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। होल्ड ऑन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब तो है लेकिन इसका मीनिंग है टू मेंटेन ए फर्म ग्रिप ऑन समथिंग। टू मेंटेन ए फर्म ग्रिप, ग्रिप का मतलब पकड़, ऑन समथिंग। या फिर इसका मीनिंग हो सकता है टू वेट, या टू मेंटेन, या टू परसिस्ट, मतलब सस्टेन करना। ये सब इसके मीनिंग हो सकते हैं। हालांकि ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। देखो ये जो फ्रेजल वर्ब बन रही है, होल्ड खुद ट्रांजिटिव हो सकती है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है,
कोई भी नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन। अब होल्ड भले से ट्रांजिटिव थी, लेकिन ये जो फ्रेजल वर्ब है, होल्ड ऑन, ये जो फ्रेजल वर्ब है, वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन को या एडवर्ब को जोड़ के फ्रेजल वर्ब बना लेती है। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब इंट्रांजिटिव नेचर की है। अब चूंकि ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो या तो इसके साथ प्रीपोजिशन लगाओ, भाई टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा ना, तो प्रीपोजिशन लगाओ यहां पर, क्योंकि प्रीपोजिशन लगाकर ही तो हम इस नाउन को जोड़ सकते हैं। एक्चुअली में प्रीपोजिशन करते क्या है, प्रीपोजिशन का फंक्शन यही है मेरे बच्चों। तो जब भी हमें किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में, सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ना होता है, तो हम प्रीपोजिशन लगा के ही तो जोड़ते हैं। या यूं कहिए कि प्रीपोजिशन का मेन फंक्शन है अपने बाद आने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में या सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ना। और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं, मतलब द प्यूपिल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा किसका, प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन यहाँ पे टू क्यों आएगा, विद क्यों आएगा, ये प्रीपोजिशन चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स है कि कहां पर किस तरह के प्रीपोजिशन को यूज करना है। बहरहाल आप ये समझिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब होल्ड ऑन का मतलब था टू मेंटेन ए ग्रिप, लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब थी। हमें या तो इसको ट्रांजिटिव बना देना है, या तो इसको होल्ड कर दो तो सही हो जाएगा, या फिर इसको करो होल्ड ऑन टू, यानी कि ये होल्ड ऑन हो गई फ्रेजल वर्ब इंट्रांजिटिव नेचर की, और टू लगाया हमने प्रीपोजिशन, ये आगे ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। इतनी बात समझ के चलिए, गलती इसमें यही है, दूसरे के फोर्थ में गलती है। आगे का स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। फोर, फिर से प्रीपोजिशन आ गई, लॉन्ग इसका ऑब्जेक्ट हो गया, एज कंजंक्शन का काम कर रहा है, दे प्रोनाउन है मतलब सब्जेक्ट, गैदर्ड मेन वर्ब है। अब देखो, गैदर्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, गैदर्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन होता है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इतनी सी बात समझने लायक है। इन यहाँ पर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, देखो प्रीपोजिशन लगाना पड़ा। लार्ज नंबर्स को अगर गैदर्ड के बाद लिखना था, तो गैदर तो इंट्रांजिटिव वर्ब थी, तो प्रीपोजिशन लगा के लिखना पड़ा, यानी कि ये प्रीपोजिशन, लार्ज नंबर ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, नंबर्स नाउन और लार्ज हो गया एडजेक्टिव। इस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए काम करना है हमें। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। द सेलर सेल डिस्पैच द पार्सल सून टू चेन्नई। मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हुए, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हुए टेंस और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे, टेंस शैल का विल इस सिर्फ तीसरे के चौथे ऑप्शन में हो रहा है, यहीं से आपको पता चल गया कि तीसरे का चौथा ऑप्शन होगा। बाकी एक बार अगर वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। द पार्सल विल बी डिस्पैच सून टू चेन्नई बाय द सेलर। हाँ, सून टू चेन्नई केवल इसी ऑप्शन में सही पोजीशन पे है, बाकी ऑप्शन में इसकी पोजीशन सही नहीं है। टू चेन्नई सून आ रहा है, वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। एडवर्ब टाइम को हम इतनी पीछे नहीं ले जा सकते। तीसरे का फोर्थ हो गया। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन देखना है। राजू डिड वेरी वेल इन द एग्जाम, ही मस्ट स्टडी वेल। ऑप्शन देख लेते हैं, ही मस्ट स्टडी वेल। देखो, राजू डिड वेरी वेल इन द एग्जाम, ही मस्ट स्टडी वेल। अब ऑप्शन है ही शुड हैव स्टडीड वेल, he may study well, he must have studied well, no substitution required। ऑप्शन तो जाएगा इसका चौथे का फोर्थ, लेकिन क्यों होगा इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा मेरा ये कॉन्सेप्ट। राजू डिड वेरी वेल इन द एग्जाम, ये जो सिचुएशन हो गई, ये जो कंटेक्स्ट हो गया, या राजू डिड से पता चल रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब ये एक्शन पास्ट में हुआ होगा। और मस्ट क्या है, मस्ट
है मस्ट किस लिए यूज किया जाता है? मस्ट है मोडाल, और मस्ट यूज किया जाता है सजेशन देने के लिए। शुड भी सजेशन देने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन शुड यूज किया जाता है ओनली सजेशन। मस्ट यूज किया जाता है सजेशन के साथ साथ ऑब्लिगेशन भी दे रहे हो, मतलब आप ऑब्लाइज सजेशन दे रहे हो, या यूं कहिए कि आप जिसको सजेशन दे रहे हो, सजेशन के साथ साथ आप उसे ऑब्लाइज भी कर रहे हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में मस्ट यूज होता है। अगर इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब देखो, राजू डिड वेरी वेल इन द एग्जाम, ये पास्ट का सिनेरियो है, पास्ट की सिचुएशन है। अगर पास्ट की सिचुएशन के लिए अभी सजेशन दोगे तो इसका मतलब वो चीज तो कंप्लीट हो गई। कहने का मतलब ये है कि सजेशन तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है पॉसिबिलिटी। मस्ट यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए। मैं इसीलिए शुड को यहाँ से हटा रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे सजेशन का सेंस नहीं लग रहा। सजेशन का सेंस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सजेशन नहीं दिया जा रहा राजू को। एक्चुअली में यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, मस्ट के द्वारा हाई पॉसिबिलिटी बताई जाती है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी बताई जा रही है एक ऐसे एक्शन की जो कि पास्ट में खत्म हो गया। भाई पॉसिबिलिटी को लेके आपकी समझ क्या है? अगर आप कह रहे हो कि ये एक्शन पॉसिबल है, तो आप यही तो कह रहे हो कि ये फ्यूचर में पॉसिबल है, 1-2 महीने में, 2-4 महीने में, या 2-4 मिनट में हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में तो पॉसिबिलिटी बताई जा सकती है। लेकिन पॉसिबिलिटी बताई जा रही है एक ऐसे एक्शन की जो कि पास्ट में कंप्लीट हो गया। राजू डिड वेरी वेल इन द एग्जाम, ही मस्ट स्टडी वेल। तो अगर पास्ट के किसी एक्शन की अगर पॉसिबिलिटी बतानी है जो कि कंप्लीट हो गया, तो उस कंप्लीशन को शो करना पड़ेगा, यानी कि मस्ट के साथ हैव लगाना पड़ेगा। और जब हैव लगा दिया तो स्टडी नहीं लगाओगे, स्टडीड लगाओगे। ही मस्ट हैव स्टडीड वेल, ही शुड हैव स्टडीड वेल इसलिए गलत हो गया क्योंकि वो सजेशन हो गया किसी पास्ट के एक्शन के लिए, वो गलत हो गया। ही मे स्टडी वेल, ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये पॉसिबिलिटी तो ये मे भी बताता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बताता है अभी की सिचुएशन पे। प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी बता रहे हो तो किसी फ्यूचर के सिनेरियो की। अगर मैं कह रहा हूं ही मे स्टडी वेल, तो पॉसिबिलिटी अब आने वाले समय में है उसके स्टडी वेल की। ठीक है, तो फोर्थ का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। मोडाल का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये, जब मोडाल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा। 5वें क्वेश्चन पर आइए, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स हेल्प अवर टू क्लिम ट्रीज। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है और के बाद में। फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स हेल्प अवर जनरल टू क्लिम ट्रीज, प्रीडिसेसर टू क्लिम ट्रीज, फोरफादर टू क्लिम ट्रीज, एंसेस्टर्स टू क्लिम ट्रीज। देखिए जनरल तो होगा नहीं, प्रीडिसेसर का मतलब होता है समवन हु हैड ए जॉब और टाइटल और ए पोजीशन बिफोर समवन एल्स। मतलब जैसे कहा जा सकता है कि मनमोहन सिंह जी नरेंद्र मोदी जी के प्रीडिसेसर हैं। ठीक है, वो पहले उस डेजिग्नेशन पे थे, तो इसको कहते हैं प्रीडिसेसर। ये भी नहीं आएगा। फिंगरनेल्स एंड टोनेल्स हेल्प आवर प्रीडिसेसर टू क्लिम ट्रीज, ये नहीं आएगा। फोर फादर आ सकता है, एंसेस्टर दोनों आ सकते हैं, दोनों के लगभग मीनिंग सेम है। फोर फादर का मतलब होता है कोई भी ऐसा रिलेटिव जो कि बहुत समय पहले रहा हो। एंसेस्टर का मतलब भी वही होता है, एक रिलेटिव जो आपसे रिलेट करता हो, जो कि काफी समय पहले आपसे आपका रिलेटिव हो, जो कि काफी समय पहले रहा हो, अब जिंदा ना हो। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, एंसेस्टर को जब हम यूज करते हैं, एंसेस्टर वर्ड को जब हम यूज करते हैं, तो एंसेस्टर वर्ड को हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें फैमिली रिलेशन या ब्लड रिलेशन को रिफर करना होता है। मीनिंग में ब्लड रिलेशन को या फैमिली रिलेशन को, यानी कि एक ऐसे रिलेटिव को हम बता रहे हैं जो कि हमसे ब्लड रिलेटिव है या फिर फैमिली रिलेशन में है। दादाजी, मामा जी, मौसा जी तो नहीं होंगे, तो क्लोज हो गए। एंसेस्टर तो और भी पुराने होंगे, लेकिन फैमिली और ब्लड रिलेशन होना चाहिए। और फोर फादर को हम यूज कर लेते हैं जनरल वे में कल्चरल एंसेस्टर्स के लिए, या फिर कल्चरल पीपल, रिलीजन को जो हमें एक्सप्रेस करना हो, सोशल जो रीजनल आइडेंटिटी है कि हम भी इंडिया के हैं और वो भी इंडिया के, मतलब जो इसी रीजन में रहते हैं। मतलब जब इस तरह की
सोशल आइडेंटिटीज को रिफर करना होता है तब हम फोरफादर यूज कर लेते हैं, और जब फैमिली को या ब्लड रिलेशन के मीनिंग को कन्वे करना होता है तो हम एंसेस्टर्स यूज करके चलते हैं। लेकिन बहुत सिचुएशन में दोनों एक दूसरे के सिनोनियम भी हो जाएंगे, एक दूसरे की जगह भी यूज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि फोरफादर भी आ सकता है, एंसेस्टर्स भी आ सकता है। अब जो डिफरेंस होगा वो दूसरे फिल इन द ब्लैंक से होगा, ऑल इन ऑल के बेसिस पे या ओवरऑल के बेसिस पे। आगे पढ़ लेते हैं। फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स हेल्प्ड आवर forefather या ancestors to climb trees, peel fruits and use simple tools, while their color and condition offer clues about your all in all health या overall health। देखिए all in all का मतलब होता है on the whole या complete हेल्थ की बात चल रही है या ओवरऑल हेल्थ की बात चल रही है। ओवरऑल का मतलब होता है इन जनरल रेदर देन पर्टिकुलर, जनरल हेल्थ की बात चल रही है, ना कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी एक बॉडी पार्ट की। तो इसमें आना चाहिए ओवरऑल, जनरल हेल्थ की बात की जा रही है। ठीक है, 5वें का 4 आना चाहिए। कोई कंप्लीट हेल्थ का यहाँ पे मीनिंग नहीं आ रहा, कंप्लीट हेल्थ का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो 5वें का 4 आना चाहिए। अबाउट योर ओवरऑल हेल्थ, नेल पॉलिश टर्न्स देम इनटू फैशन एसेसरीज। तो 5वें का हो जाएगा 4th ऑप्शन। 6ठे पे चलते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सुपोना, सुपोना का मतलब होता है टू ऑर्डर समवन टू गो टू ए लॉ कोर्ट, किसी को ऑर्डर करना कि आप लॉ कोर्ट में जाइए, कोर्ट ऑफ लॉ में जाइए, वहां पे इन चीजों का फेस कीजिए, इन चीजों का जवाब दीजिए। मिलेनियम का मतलब होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, इसकी स्पेलिंग गलत है, डबल एल होता है इसमें, MILLENNIUM होता है। कॉकस का मतलब होता है जब बहुत सारे कुछ पॉलिटिशियन, कुछ पॉलिटिकल पीपल मिलते हैं किसी बात पे डिस्कस करने के लिए, जब उनका इंटरेस्ट सेम होता है। अमेरिका में कॉकस होता है। ठीक है, अमेरिका की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें कॉकस का ट्रेडिशन है। वो पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर है वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं कि इलेक्शन में करना क्या है, किसको कैंडिडेट बनाना है, हमारी पार्टी से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा, इस तरह की वो चर्चा चलती है वहां पे, उसको कॉकस बोलते हैं। 6ठे का 4 देख लेते हैं। नोटिसेबल की स्पेलिंग भी सही है, नोटिसेबल का मतलब आपको पता है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आगे चलेंगे। 7वें क्वेश्चन पे चलिए। एन अल्ट्रालाइट सब्स्टिट्यूशन देखना है इसमें भी। एन अल्ट्रालाइट एयरप्लेन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ए कन्वेंशनल एयरप्लेन, इट इज लुकिंग लाइक ए लॉन्च एयर विद विंग्स। ये जो इज लुकिंग लाइक लिखा है ना, ये एक लुक एक स्टैटिक नेचर की वर्ब है। स्टैटिक नेचर की वर्ब वो वर्ब होती हैं जो स्थिरता को दिखाती हैं, या तो स्टेट में है या नहीं है, या तो इस अवस्था में है या नहीं है। स्टैटिक नेचर की वर्ब कंटिन्यूअस में नहीं आती, कंटिन्यूअस में आती है डायनामिक वर्ब्स। क्या होती है स्टैटिक वर्ब, क्या होती है डायनामिक वर्ब्स, पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है इसी चैनल पे, आप देख लेंगे तो आपकी समझ हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। देखिए, चीजों को समझ के पढ़ने का यही फायदा है कि वो हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए क्लियर हो जाती है। ये नहीं कि हर एग्जाम से 3 महीने पहले रट्टा मारना शुरू कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। आप एक बार समझ जाओ, जीवन भर के लिए आपकी समझ क्लियर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाते रहो और एग्जाम आपका आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लुकिंग है ये स्टैटिक नेचर की वर्ब है, कंटिन्यूअस में ये नहीं आती है, तो यहां पर हमें लगाना पड़ेगा। लुक लाइक नहीं लगा सकते क्योंकि इट सिंगुलर है, लुक्स लाइक लगाना पड़ेगा। लुक लाइक भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये कोई ऐसा एक्शन नहीं है कि जो पास्ट में हुआ था अब नहीं है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाएगा क्योंकि ये परमानेंट नेचर का एक्शन है। ठीक है, तो 7वें को हो जाएगा दूसरा। ठीक है, 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पैराजम्बल टाइप का है ये, पहला और दूसरा इसने फिक्स कर दिया है। ABCD 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको अरेंज करना है। पहला पढ़ लेते हैं। डू यू स्टिल रिकॉग्नाइज मी, आई आस्क्ड। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। ए से देखो कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये तो पहले आना नहीं है, इस पर तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम, ऑप्शन की पूरी हेल्प आपको लेके चलनी है। फिर देखते हैं। आई एम मिसेज एस डॉटर। बी से सारे ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ये तो पहला सेंटेंस ही होगा, ये तो फिक्स हो गया, मतलब उसने खुद ही पहला और दूसरा सेंटेंस फिक्स कर दिए। डू यू स्टिल रिकॉग्नाइज मी, आई आस्क, आई एम मिसेज एस डॉटर। इसके बाद क्या आना चाहिए? अच्छा, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है अब वो
उस पर्सन की बारी है। आई एम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, सी ओपन द डोर ए लिटिल, द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। इसके बाद आना चाहिए ए। जब उसने पूछा डू यू स्टिल रिकॉग्नाइज मी, आई आस्क्ड आई एम मिसेज एस डॉटर, देन वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। ये इसके बाद ए सी हो सकता था, आई केम क्लोजर ऑन द स्टेप, नहीं, सी ओपन द डोर लिटिल। देखो शी अगर यूज किया जा रहा है तो शी द वुमन के लिए यूज किया जा रहा है। शी अगर द वुमन के लिए यूज किया जा रहा है तो पहले नाउन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पैराग्राफ में, उसके लिए प्रोनाउन बाद में आता है। ये फंडामेंटल टेक्निक है, ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है ग्रामर की, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ग्रामर का कि पहले आप नाउन यूज करते हैं। प्रोनाउन का क्या है, प्रोनाउन क्यों यूज होते हैं? प्रोनाउन यूज किए जाते हैं किसी नाउन को रिफर करने के लिए, या किसी नाउन के लिए, या किसी नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। तो जिसके लिए यूज किए जा रहे हैं वो चीज पहले आएगी ना, या जिसके स्थान पर यूज किए जा रहे हैं वो चीजें पहले आएंगी ना। पहले आपको बताना पड़ेगा ना द वुमन के बारे में। तो बी डी ए सी तो इसी उस पे नहीं होगा, इसी बेसिस पे नहीं होगा, क्योंकि सी ओपन द डोर पहले नहीं आ सकता। तो बी ए हो जाना चाहिए था, बी ए, फिर उसके बाद होना चाहिए सी डी या डी सी। यहां पर भी कंफ्यूजन है। आई केम क्लोजर स्टूड ऑन द स्टेप, सी ओपन द डोर ए लिटिल, सी ओपन द डोर ए लिटिल, आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। ठीक है, 8वें को जाएगा 4। सी और डी का सीक्वेंस आपको थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी से पता लगाना पड़ेगा कि क्या चीज पहले हुई होगी। पहले दरवाजा खुला होगा फिर वो क्लोज आई होगी, दरवाजा नहीं खुलता तो फिर क्लोज कैसे आ पाती। तो 8वें का हो जाएगा 4th। ठीक है, थोड़ी ग्रामर की हेल्प ली, थोड़ी ऑप्शन की हेल्प ली, थोड़ा सा मीनिंग की उस सिचुएशन को अज्यूम किया कि क्या हुआ होगा। 8वें का हो गया 4। 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये तो सिंपल है। माधव अपलोडेड हर saying that she had done well। अब देखो सब में माधव said, से वाला तो बिल्कुल ही हटा दो क्योंकि पास्ट यूज हो रहा है, अपलोडेड हो रहा है, यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन बचा दूसरा या चौथा, देख लेते हैं। यू बीन डन वेल, देखिए दूसरे ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब भी गायब है, तो नो का हो जाएगा 4। ठीक है, और वैसे भी अगर वहां पे पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ब्रावो, यू हैव डन वेल, नो का हो जाएगा 4th ऑप्शन। ये तो सिंपल है, तो आपने कर लिया होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए। द लॉयर टोल्ड द फादर ऑफ द अक्यूज्ड देयर इज रूमर दैट ही हैज सम कनेक्शन इन दैट क्राइम। ठीक है, द लॉयर टोल्ड द फादर ऑफ द अक्यूज्ड, यहां तक सेम है। अब देखो टेंस और मीनिंग पे ध्यान देंगे। देयर हैड बीन, इसका हैड बीन होगा नहीं। देयर वाज ए रूमर दैट ही वाज हैविंग, यहाँ पे भी इसने सेम चेंज कर दिया। देयर वाज ए रूमर दैट ही हैड सम कनेक्शन इन दैट क्राइम, ये सही है। देयर वाज ए रूमर, 10वें का तीसरा ही सही है। ही हैज ऐड कर रखा है इसने चौथे ऑप्शन में, 10वें का तीसरा। ये भी सिंपल है, आपने कर दिया होगा, यहाँ पर भी ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। 11वें पे चलते हैं। माई सन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज एन अट्रैक्टिव साइट। माई सन सैड, ये सब में कॉमन है। इट इज एन अट्रैक्टिव साइट, नहीं। व्हाट एन अट्रैक्टिव साइट इट वाज नहीं होगा, इज होना चाहिए। 11वें को जाएगा तीसरा। देखिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय से आपको पता चल रहा होगा कि सेंटेंस को एक्सक्लेमेशन में होना है। पहला और चौथा ऑप्शन तो असर्टिव है, इसको तो वैसे ही हटा दो। दूसरे में उसने वास का वास किया हुआ है, जबकि टेंस तो चेंज होता ही है। 11वें का 3rd हो जाएगा। 12वें पे चलते हैं। यंग गर्ल इज वेरी ऑडासियस इन एवरी एक्टिविटी। अगर सिनोनियम एंटोनियम इस तरह से आते हैं सेंटेंस में लिखकर, तो आप पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। आप ये ना करें कि आपने सिर्फ वो वर्ड, अंडरलाइन वर्ड देखा, उसका सिनोनियम एंटोनियम छाटने लग गए। अगर क्वेश्चन पेपर को टफ बनाना होगा, देखिए मेरे कहने की बात को समझिए। कोई भी जो वर्ड होता है, कोई भी जो फ्रेज होती है, उसका एक से ज्यादा मीनिंग संभव है। यहां पर क्या मीनिंग यूज हो रहा है ये पता चलेगा उस सेंटेंस को पढ़कर। भाई एक वर्ड का एक से ज्यादा 2 या 3 या 4 मीनिंग हो सकते हैं। ऐसी वर्ड है जिनके 3-4 मीनिंग है। तो इस सिचुएशन में, इस कंटेक्स्ट में क्या मीनिंग है ये पता चलेगा सेंटेंस को पढ़कर। तो यहां पर सेंटेंस को पढ़ना जरूरी होता है। द यंग गर्ल इज वेरी ऑडासियस इन एवरी एक्टिविटी। अब आप समझ गए कि ऑडासियस का मतलब क्या होगा। बोल्ड ही होता है ऑडासियस का मतलब, बोल्ड, ब्राइट, टिमिड, फेरोसियस। फेरोसियस का मतलब होता है फ्राइटनिंग या डेंजरस।
ठीक है, तो ये नहीं होगा, 12वें का दूसरा हो जाएगा। ऑडासियस का मतलब होता है फियरलेस, 12वें का दूसरा हो जाएगा टिमिड, टिमिड का मतलब होता है फियरफुल। आसान था, ये भी प्रीवियस ईयर से आया हुआ है। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऑफिसर, इडियम है यहाँ पर भी। इडियम का मीनिंग जानने के लिए पहले सेंटेंस को पढ़ दीजिए आप। ये आप बिल्कुल ना करें कि आपने केवल अंडरलाइन वर्ड को देखा समय बचाने के लिए, और हो सकता है 2 ऑप्शन बहुत करीब करीब दिए थे और आपने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया। The officer asked his subordinates to keep him posted of the workplace developments. Maintain secrecy नहीं, keep sharing the latest information यही होगा इसका मतलब। Send letters by post नहीं, not disturb in matters 13 का दूसरा। वैसे भी अगर सेंटेंस कई बार क्या होगा, इडियम अगर थोड़ा सा नया भी आ जाएगा, प्रीवियस ईयर से नहीं आएगा, तो सेंटेंस के मीनिंग को समझकर उस वर्ड का उस इडियम का मीनिंग समझ में आ जाता है। आपने सेंटेंस को समझा, सेंटेंस के कंटेक्स्ट को, मीनिंग को समझकर उस वर्ड का मीनिंग पता चल जाएगा। तो कई बार ये सेंटेंस को पढ़ना बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर पता चल रहा है, जिन बच्चों को ये नहीं पता होगा, कीप हिम पोस्टेड अगर लिख देता तो शायद वो न लगा पाते, लेकिन वो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। द ऑफिसर आस्क्ड हिज सबऑर्डिनेट्स टू कीप हिम पोस्टेड ऑफ द वर्कप्लेस डेवलपमेंट, तो उन्हें पता चलेगा कि कीप शेयरिंग द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये सही ऑप्शन होना चाहिए। तो यह रहेगा दूसरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक पैराजंबल है, ABCD 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको अरेंज करना है। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। इट इज ऑलमोस्ट अ डेफिनेशन ऑफ अ जेंटलमैन टू से ही इज वन हु नेवर इन्फ्लिक्ट्स पेन। अब देखो पहले सेंटेंस में जो ही है इस जेंटलमैन के लिए यूज हो रहा है। ये हमेशा होता है, जब भी कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो नाउन के लिए यूज किया जाता है। क्या होती है प्रोनाउन की डेफिनेशन? प्रोनाउन मतलब एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के लिए यूज हो रहा हो। अब जिसके लिए यूज हो रहा है वो पहले आएगा ना, मतलब नाउन पहले आएगा, प्रोनाउन उसके लिए बाद में यूज होगा। तो ए को इस बात को ए में कंसीडर करके चलेंगे। ही इज मेनली ऑक्युपाइड इन मेयरली रिमूविंग द ऑब्स्टेकल विच हिंडर द फ्री एंड अनएम्बेरेस्ड एक्शन ऑफ दोज अबाउट हिम एंड ही कंकर्स विद देयर मूवमेंट्स रेदर देन टेक्स द इनिशिएटिव हिमसेल्फ। बी में जो ही है ये भी इसी जेंटलमैन के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि अभी तक कोई और नाउन तो आया नहीं है। फिर भी अभी तक पूरे सारे सेंटेंसेस को हमने पढ़ा नहीं है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। द ट्रू जेंटलमैन इन लाइक मैनर केयरफुली अवॉइड्स व्हाटएवर मे कॉज ए जार और ए जोल्ट इन द माइंड्स ऑफ दोज विद whom he is cast. All clashing of opinions or collision of feeling, all restraint or suspicion or gloom or resentment, his great concern being to make everyone at their ease and at home. His benefits may be considered as parallel to what are called comforts or conveniences in arrangements of a personal nature, like an easy chair or a good fire, which do their part in dispelling cold and fatigue, though nature provides both means of rest and animal heat without them. देखिए चारों सेंटेंसेस को पढ़ना जरूरी है। क्लू भी, जो ग्रामेटिकल क्लू है जो आपको मिलते हैं, वो भी तभी मिलते हैं जब आप चारों सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। तो आप ये बिल्कुल कोशिश ना करें कि सेंटेंसेस को बिना पढ़े आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। 2 ऑप्शन डी से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ए से एक बी से। देखिए बी से तो शुरू होगा नहीं, क्योंकि प्रोनाउन से पैराग्राफ शुरू होगा नहीं, पहले नाउन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और नाउन है ए में या फिर सी में, और सी से कोई ऑप्शन आ नहीं रहा, तो सी वाला भी हटा दो। इसका मतलब सेंटेंस या पैराग्राफ शुरू होना चाहिए ए से। अब ए से अगर पैराग्राफ शुरू होना चाहिए तो फिर तो आपके सारे एलिमिनेट हो गए। डी से भी शुरू नहीं होगा, डी में भी हिज बेनिफिट्स है। हिज बेनिफिट्स ही पहले यूज कर लेगा, पहले उस नाउन के बारे में बताएगा ना, पहले उस नाउन के बारे में बताएगा। अगर वो उस नाउन के बारे में पहले बताएगा तो नाउन या तो ए में है या सी में है, सी से कोई ऑप्शन ही शुरू नहीं हो रहा, तो 14 का हो जाएगा थर्ड। 14 का थर्ड हो गया, मैं श्योर हूं कि 14 का थर्ड ही होना है। लेकिन अगर आप चाहो, अगर आप श्योर होना चाहते हो तो इसको वेरीफाई कर लो ना भाई। इट इज ऑलमोस्ट अ डेफिनेशन, ये ए आ जाएगा। बी, देखो बी जो दिया हुआ है वो ए का एक्सटेंशन ही दिया हुआ है, उसमें बताया कि जेंटलमैन वो है जो दूसरों को दर्द नहीं देता, और बी में भी लगभग यही बताया गया है। ठीक है, तो बी जो है ए का एक्सटेंशन है या एक्सप्लेनेशन है, तो ये सही ऑप्शन है जो हमने चुना है, 14 का थर्ड। 15 पे चलते हैं।
एरर बतानी है। द स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट बेटर फ्रॉम कॉलेज अर्ली सो दे वेंट टू द मूवीज। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को इंटरप्रेट कर लेते हैं। कोई भी सेंटेंस जब आपके सामने हो तो सबसे पहले उसको इंटरप्रेट किया जाता है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता इंटरप्रेट करने का, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, तो आप इंटरप्रेट करने की आदत डालिए। कैसे करते हैं इंटरप्रेट? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का हमें पता लगाना है कि कौन सा वर्ड किस फंक्शन में है, किस पार्ट ऑफ स्पीच में है, क्यों लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स आपको पता है नाउन है, ये हो गया आर्टिकल, ये हो गया नाउन फ्रेज। अभी अभी मैंने बताया था इसका जो मेन वर्ड है वो नाउन है, आर्टिकल तो इसके लिए आया है। अब देखो ये जो नाउन फ्रेज है, या तो सब्जेक्ट हो सकती है, या ऑब्जेक्ट हो सकती है, या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकती है। या तो नाउन फ्रेज सब्जेक्ट हो सकती है, या ऑब्जेक्ट हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट। नाउन बस यही काम करते हैं, और कोई काम नहीं है नाउन का, या तो सब्जेक्ट होंगे, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे। अब अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो किसी लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होती है लिंकिंग वर्ब? जो लिंक करने के लिए यूज होती है। लेक्चर पढ़ा हुआ है, देख लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी। लिंकिंग वर्ब का ही कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट होता तो लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता। यहां कहीं लिंकिंग वर्ब लिखी होती, नहीं लिखी है, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब अगर ऑब्जेक्ट होता तो पूरी इंग्लिश में दो ही जगह ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। पहला तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब इससे पहले ना तो ट्रांजिटिव वर्ब लिखी है, ना ही प्रीपोजिशन लिखी है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, फिर तो ये सब्जेक्ट ही है। ये हो गया ग्रामर की स्ट्रक्चर को अगर आप जानते हैं तो उस आधार पर पता लगाना कि ये जो नाउन फ्रेज है ये यहाँ पर सब्जेक्ट होगी। और वैसे भी आपने रट्टा मारा हुआ है कि असर्टिव सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, तो ठीक है, सब्जेक्ट लिखा है शुरू में और असर्टिव सेंटेंस है। वर क्या है? देखो वर है लिंकिंग वर्ब। जब मैं बच्चों से पूछता हूं ना वर क्या है, तो वो हमेशा बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब है। कहाँ है ये हेल्पिंग वर्ब? भाई अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो ये हेल्प करने के लिए आई होती, तभी तो इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जा रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हेल्प करने के लिए आती है। किसकी हेल्प करने के लिए आती है? मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती है। भाई हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग कहा जाता है क्योंकि वो हेल्प करने के लिए आती है, मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती है। सेंटेंस में कहीं मेन वर्ब तो होती। भाई मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि एक अस्पताल में एक मेन डॉक्टर है और एक उसका असिस्टेंट है, जिसको कहा जा रहा है हेल्पिंग डॉक्टर। अब मेन डॉक्टर कहीं को चला गया बाहर इमरजेंसी में, तो वो जो असिस्टेंट है, जो हेल्पिंग डॉक्टर है, वही तो बचा, केवल एक ही डॉक्टर तो बचा हॉस्पिटल में। तो अब वो वही डॉक्टर तो मेन हो गया, अब जो सब कुछ करेगा वही तो करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब तब कह सकते थे जब यहाँ पे मेन वर्ब मौजूद होती, और ये हेल्पिंग वर्ब उस मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई होती। यहां तो कोई मेन वर्ब है ही नहीं, एबल तो एडजेक्टिव है, एबल तो एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है तो अब यही है मेन वर्ब, अब इसको ही मेन वर्ब कहोगे आप। और ये मेन वर्ब तो है, लेकिन ये लिंकिंग नेचर की है। लिंकिंग नेचर की मेन वर्ब क्या होती है, एक्शन नेचर की मेन वर्ब क्या होती है, ये सब लेक्चर पड़ा हुआ है, आप देख लेंगे तो आपकी समझ क्लियर हो जाएगी। लिंकिंग वर्ब, उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट आते हैं इस सब्जेक्ट का मीनिंग पूरा करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा पूरक। लिंकिंग वर्ब वाला लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ये क्या लगा है? ये लगा है 2+V1। अब ये तो गेट जो है ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी हो जाती है। 2+V1 हो गया इन्फिनेटिव अपना, और इसमें जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी। एक्चुअली में यहाँ पर गेट बेटर जो लगा हुआ है ये फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है टू इम्प्रूव। गेट बेटर का मतलब होता है टू इम्प्रूव। अब यहाँ पे इम्प्रूव का मीनिंग तो आ ही नहीं रहा,
यहाँ पे इसका मीनिंग ही नहीं आ रहा भाई। टू गेट बेटर फ्रॉम कॉलेज अर्ली, टू इम्प्रूव फ्रॉम कॉलेज अर्ली, ये क्या हो गया? मतलब कॉलेज से इम्प्रूव करना क्या हो गया? या तो ये कहता टू गेट फ्री, बेटर की जगह फ्री लगा देता, ठीक है, गेट फ्री कि कॉलेज से जल्दी फ्री हो गए, अर्ली सो दे वेंट टू द मूवीज। इसका मतलब ये जो गलती है वो यहाँ पर है, इस इडियम में, इसके मीनिंग में यहाँ पर गलती है। तो ये हो जाएगा 15 का फोर्थ। गेट बेटर का मीनिंग यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा। गेट बेटर का मीनिंग है टू इम्प्रूव। यहाँ पर कुछ और कर सकते हैं, टू गेट फ्री या टू गेट फ्री या टू गेट बेटर की जगह लगा दो टू गेट लीव फ्रॉम कॉलेज अर्ली। फ्री की जगह लीव भी लगा सकते हैं, मतलब कोई और वर्ड यहां पर लगाना पड़ेगा, इससे मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, 15 का हो जाएगा फोर्थ। 16वें पे चलते हैं। सिमरन वाज प्लकिंग द फ्लावर्स। ये तो बहुत ही सिंपल है, तुरंत इसका पैसिव बना दो, टेंस और मीनिंग सेम रखना है, बाकी इधर उधर इधर का उधर उधर का इधर कर सकते हैं। सिमरन वाज प्लकिंग द फ्लावर्स का हो जाएगा द फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड बाय सिमरन। 16वें का दूसरा। 7वें पे चलते हैं। गिविंग कॉज फॉर ए लीगल एक्शन। लॉफुल, लॉफुल का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि लॉ की बाउंडेशन में हो, लॉ के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, ये भी नहीं है। 17 का दूसरा। एक्शनेबल, किसी भी लीगल एक्शन को एक कोज देना, ये बताना कि ये जो लीगल एक्शन हमने लिया है ये इस वजह से लिया है, ये कोज है, यानी कि 17 का हो जाएगा दूसरा। 17 का 3 क्या होगा? ऑब्जेक्शनेबल का मतलब जिस पर ऑब्जेक्शन हो। लीगलाइजिंग का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को लीगलाइज करना, बाय लॉ उसको वैलिड कर देना। गवर्नमेंट लीगलाइज कर देती है बहुत सारी चीजें, तो 17 का हो जाएगा दूसरा। 18वें पे चलते हैं। quarrels result in hot confrontations, disputed dispute और confrontation का तो एक ही मतलब है। एडजेक्टिव जो यूज किया जाता है वो अलग यूज किया जाता है ना, वही सेम मीनिंग का एडजेक्टिव उसके लिए क्यों यूज किया जाएगा नाउन के लिए। 18वें का थर्ड हो जाएगा हीटेड, हीटेड कन्फ्रंटेशन। कोल्ड कन्फ्रंटेशन भी कुछ नहीं होता। 18 का थर्ड। 19वें पे चलते हैं। देयर इज नो पॉइंट डेवलपिंग बैड ब्लड विद योर नेबर्स। अब बैड ब्लड का इडियम का मीनिंग बताना हमें। बैड ब्लड का मतलब होता है एनिमिटी। 19वें का दूसरा हो जाएगा। बिजनेस रिलेशन नहीं, फ्रेंडशिप, फैमिली रिलेशन नहीं, एनिमिटी। ये तो बहुत ही आसान है, प्रीवियस से आया हुआ है। 20वें क्वेश्चन में चलते हैं। एंटोनियम बताना है सैनिटाइज का। सैनिटाइज का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग क्लीन और फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। किसी भी चीज को क्लीन या किसी भी तरह के जर्म्स या बैक्टीरिया से फ्री कर देना। तो क्या हो जाएगा इसका? पोल्यूट। 20वें का फोर्थ हो जाएगा। प्यूरिफाई नहीं होगा। प्यूरिफाई तो लगभग वैसे सिमिलर मीनिंग हो गया जो सैनिटाइज का था, सिनोनियम में वो आ सकता था। डिवोट का मतलब होता है टू गिव ऑल और वंस टाइम रिसोर्सेज, मतलब अपने टाइम और अपने रिसोर्सेज जो है किसी भी चीज को या किसी भी पर्सन को देना, अपना सारा समय, अपने सारे रिसोर्सेज किसी पे न्यौछावर कर देना, इसको डिवोट कहते हैं। 20 का हो जाएगा फोर्थ। 21वें पे चलते हैं। वही अरेंजमेंट है, पहला और लास्ट का सेंटेंस इसने फिक्स कर दिया है। रंगा इज द अकाउंटेंट सन, और लास्ट है हिज आइडिया अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, Ranga is the accountant's son. He returned to his village after his studies were over. He is one rare breed of village folk who loved studies. On his return, देखो सारे ऑप्शन बी से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि पहले बी आएगा। Ranga is the accountant's son. He is one rare breed of village folk who loved studies. उसके बाद देख लेते हैं। On his return, the villagers milled around his house to see whether he had changed or not. रिटर्न तो उसमें ए में हुआ है ना, तो ए और सी का कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो ए में उसने रिटर्न किया है और सी में दिखाया है कि उसके रिटर्न पर हुआ क्या, तो बी से शुरू होना है और ए सी का कॉम्बिनेशन बनना है। यहीं पे मिल गया आपको 21वें का 4 ऑप्शन। ये तो बहुत ही सिंपल है, सभी ने कर लिया होगा। ऐसे सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं और बस क्रोनोलॉजी सेट करनी होती है। साफ साफ इसमें क्लियर मीनिंग से पता चल रहा है कि किसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा। 22वें क्वेश्चन पर चलते हैं। रेप्टाइल्स केम फ्रॉम एम्फीबियंस? नहीं।
इन्वॉल्व, देखिए इन्वॉल्व ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन। अगर इन्वॉल्व होता तो फिर फ्रॉम ना लिखा होता, अगर फ्रॉम लिखा है तो फिर इन्वॉल्व नहीं होगा, तो दूसरा भी हटा दो। रेप्टाइल्स डेवलप फ्रॉम एम्फीबियंस हो सकता है, इवॉल्व फ्रॉम एम्फीबियंस, इवॉल्व ज्यादा सही होगा। देखिए ये जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है या हिस्टोरिकल बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, इसको हम बोलते हैं इवॉल्व। मीनिंग में थोड़ा सा चेंज है, तो 23 का 4 ज्यादा सही लग रहा है मुझे। आगे पढ़ लेते हैं। रेप्टाइल्स इवॉल्व फ्रॉम एम्फीबियंस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 160 million years in the earth's history. Reptiles were the dominant form of life on the planet and existed in an enormous variety of shapes and sizes. ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स भी वेरीफाइड हो रहा है, तो 22 का हो जाएगा 4। 23 को बताना है। एन ऑफिशियल अपॉइंटेड टू रिजोल्व ए डिस्प्यूट, एडवोकेट, सूथसेयर। सूथसेयर का मतलब होता है जिसे लोग समझते हो कि ये फ्यूचर देख सकता है, देख सकता है या नहीं देख सकता उस पर बात नहीं हो रही, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये पर्सन फ्यूचर देख सकता है, ऐसे पर्सन को कहा जाता है सूथसेयर। आर्बिटर, आर्बिट्रेटर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 23 का 3rd। कॉन्फिडेंटे, कॉन्फिडेंटे का मतलब वो होता है जिस पे आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, अपने सीक्रेट्स उसको बताते हैं। 24 पे चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अफेक्शन सही है, अपीयरेंस सही है। अकोमोडेट, अकोमोडेट की स्पेलिंग होती है ACCOMM, यहाँ पे सिंगल एम है, डबल एम सही होता है अकोमोडेट। अकम्पनीड, अकम्पनी बना है अकम्पनी वर्ब से, अकम्पनी का मतलब होता है टू बी इन द कंपनी ऑफ समवन। 24 का हो जाएगा 3rd। 25 क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला जंबल है, सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे और करेंगे। एन इलेबोरेट नेटवर्क इज द प्लॉट ऑफ स्कीम्स एंड ट्रिक्स ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग। पहला पढ़ते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, जिस ऑप्शन में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और मीनिंग दोनों सही हो वो सही हो जाएगा। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग इज द प्लॉट ऑफ स्कीम्स एंड ट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। द प्लॉट इज ऑफ स्कीम्स एंड ट्रिक्स एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग। ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है, ये तो गलत है। द प्लॉट ऑफ स्कीम्स एंड ट्रिक्स इज एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग। द प्लॉट ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग इज एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ स्कीम्स एंड ट्रिक्स। ये वाला ज्यादा सही है। देखो यहां पर आपकी सारी रटी रटाई जो स्किल्स हैं वो सारी फेल हो गई होंगी, क्योंकि पहला, तीसरा और चौथा बहुत ही एक ही जैसे स्ट्रक्चर में है, नाउन से शुरू हो रहे हैं, मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लगभग लगभग सभी का सेम है। जहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है वो कंटेक्स्ट और मीनिंग में आ रहा है। प्लॉट का मतलब पता है क्या किसी को? प्लॉट का मतलब होता है किसी स्टोरी या कोई प्ले है या फिर कोई कंपोजिशन है, कोई क्रिएटिविटी है, उसका जो एसेंस है या जो कहेंगे कि इसकी स्टोरी है, जो इसकी मेन थीम स्टोरी है, थीम्ड स्टोरी है, उसको कहते हैं प्लॉट। अब मच एडो अबाउट नथिंग क्या है? मच एडो अबाउट नथिंग या तो कोई क्रिएटिविटी है, मेरे ख्याल से विलियम शेक्सपियर की है, सुना है इसके बारे में, तो विलियम शेक्सपियर की ये लिखी हुई कोई रचना है, कोई मतलब प्ले या कोई ऐसे तो लिखते नहीं थे, प्ले वगैरह लिखते थे वो, तो उसके बारे में बताया गया है। तो द प्लॉट ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग, द स्टोरी ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग इज एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ स्कीम्स एंड ट्रिक्स। मीनिंग से यहाँ पता चलेगा। अगर ऐसे सेंटेंस में किसी वर्ड का मीनिंग पता नहीं है तो क्वेश्चन को स्किप किया जा सकता है, नेगेटिव करने से कोई फायदा नहीं। 25 का हो जाएगा 4th। 26 पे चलते हैं। फेथफुल, फेथफुल का सिनोनियम बताना है। फेथफुल का सिनोनियम होगा डिवोटेड, सबको पता है। इस क्वेश्चन में चलते हैं। फ्लाउट, फ्लाउट का मतलब होता है टू नॉट ओबे लॉ और रूल इंटेंशनली, जानबूझकर किसी रूल का, लॉ का उल्लंघन करना। क्या हो जाएगा इसका? रैश, डिफाई, डिफाई सही हो जाएगा इसका 27वें का दूसरा। बाकी ऑप्शन पढ़ लिए। रूड, पोक, पोक का मतलब होता है उंगली करना, नहीं, 27वें का दूसरा सही है। 28वें में पैसिव वॉइस बनाना है। आई गिफ्टेड ए सॉफ्ट टॉय टू माई डॉटर, अ सॉफ्ट टॉय वाज गिफ्टेड टू माई डॉटर बाय मी। 28 का 4 हो जाएगा।
आगे पैसेज है, इनको पढ़ेंगे और करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन जब आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको उसे स्पीड से पढ़ना है, और जितनी स्पीड से पढ़ रहे हो उतनी स्पीड से उसको समझना है, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कुछ टीचर्स बताते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्रिहेंशन में उनका आंसर ढूंढेंगे। ये नहीं करना है, सीधे सीधे अपनी समझ बढ़ाओ। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ। कॉम्प्रिहेंड वर्ड से बना है वो। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब भी वही होता है। तो अपनी समझ बढ़ाओ। शुरू करते हैं। चाइना एंड इंडिया टुगेदर विल अकाउंट फॉर मोर देन a third of the estimated global population, which is expected to hit 8.045 billion by mid-year, according to the United Nations Population Fund UNFPA State of World Population Report for 2023. But contrary to public perception, population growth has been slowing in both countries, particularly in China, which recorded a population decline for the first time in 6 decades last year. China's population fell in 2022 to 1.411 billion, down some 850,000 people from the previous year. According to China's National Bureau of Statistics, the birth rate also fell to a record low of 6.77 births per 1,000 people, down from 7.52 a year earlier and the lowest level since the founding of Communist China in 1949. Along with the flagging population data, China also reported one of its worst economic growth numbers in nearly half a century last year, underscoring the steep challenges the country faces as its labor force shrinks and the ranks of the retired swell. India's working age population stands at more than 900 million, according to 2021 data from the Organization for Economic Cooperation and Development. This number is expected to hit more than 1 million over the next decade, according to the Indian government, but these numbers could become a liability if policymakers do not create enough jobs, experts warn. The main theme of the given passage is slow population growth in India and China. ये हो सकता है। चाइनाज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये भी हो सकता है। इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये नहीं होना चाहिए। केवल एक ही पैराग्राफ इसको इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक ही पैराग्राफ में इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। चाइनाज वर्सनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी नहीं। पहले और दूसरे में से भी दूसरा वाला ज्यादा सही होगा। हालांकि पहले पैराग्राफ में इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ को बताया गया है, लेकिन पूरा पैराग्राफ इसके बारे में नहीं है। चाइनाज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये इसका मेन थीम होना चाहिए, क्योंकि 4 में से 3 पैराग्राफ तो उसने चाइना को ही दिए हैं। 29 का हो जाएगा दूसरा। 30, व्हाट इज द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन बाय द मिडिल ऑफ दिस ईयर। पहले ही पैराग्राफ की दूसरी लाइन देखिए, 8.045 बिलियन बाय मिड ईयर, है ना। इस तरह के क्वेश्चन तो डाटाबेस क्वेश्चन तो ढूंढने पड़ते हैं पैराग्राफ में। 31 देखिए, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन वाज 900 मिलियन इन 2021, सही है। इन द नेक्स्ट 10 ईयर इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन विल बी मोर देन 1 बिलियन, इसके बारे में भी लिखा था। द नंबर इज एक्सपेक्टेड टू हिट मोर देन 1 बिलियन ओवर द नेक्स्ट डिकेड, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है। 31 का हो जाएगा 4। 32 पर चलते हैं। अलोंग विद द फ्लैगिंग पॉपुलेशन डाटा, हेयर फ्लैगिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट असेंडिंग, वेनिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, ड्वेंडलिंग। 32 का आ जाएगा फर्स्ट। असेंड का मतलब है टू इंक्रीज, टू गो हायर एंड हायर। वेन का मतलब है टू बिकम वीकर। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है टू श्रिंक, सिकुड़ना। ड्विंडल का मतलब भी टू बिकम स्मॉलर इन साइज, नंबर, इफेक्ट, अमाउंट, समथिंग। ठीक है, पर किसी भी चीज में कमजोर होना या स्मॉल होना। 32 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे और करते जाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर क्लोज टेस्ट पढ़ रहे हैं, ये उल्टी सीधी अप्रोच नहीं। टाइम है तो उसका यूज करो, उसको वेस्ट मत करो। Astronomers have discovered 62 new moons orbiting the ringed planet Saturn, though some of the moons had been as early as 2019. Sporting। देखिए, had been लग रहा है ना, बीन प्लस वी थर्ड आ जाएगा। इसका हो जाएगा 32 का 33 का हो जाएगा
33 का हो जाएगा स्पोर्टेड, क्योंकि बी प्लस वी थर्ड आ रहा है ना, पैसिव बन रहा होगा, पैसिव बन रहा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड बीन स्पोर्टेड एज अर्ली एज 2019। इट टेक्स मोर देन साइटिंग एन ऑब्जेक्ट क्लोज टू ए प्लैनेट टू सेटल, सैंक्शन, कंफर्म, कंसेंट, कंफर्म आ जाएगा। टू कंफर्म इट इज ए मून एंड नॉट एन एस्टेरॉइड मेकिंग ए ब्रीफ क्लोज पैसेज टू दैट प्लैनेट। मीनिंग के बेसिस पे आ रहा है तो इन चार वर्ब में से एक ही वर्ब का मीनिंग यहाँ पे फिट हो रहा है, कंफर्म का। ठीक है। परफॉर्मिंग ए पेंसटेकिंग, पेंसटेकिंग का मतलब केयरफुल और हार्ड, थोड़ा मतलब ऐसा ऐसा टास्क या ऐसी एक्टिविटी, ऐसी प्रोसेस जिसमें केयर भी ज्यादा हो और मेहनत भी ज्यादा हो। तो ये हो जाएगा 35 का हो जाना चाहिए प्रोग्रेस, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोसेस सही हो जाएगा इसका, पेन्स टेकिंग प्रोसेस। परफॉर्मिंग अ पेन्स टेकिंग प्रोसेस ऑफ मैचिंग ऑब्जेक्ट्स डिटेक्टेड ऑन डिफरेंट नाइट्स ओवर द कोर्स ऑफ 24 months, द टीम ट्रैक्ड 63 ऑब्जेक्ट दैट दे एंडेड अप कंफर्मिंग एज मूव्स। वन ऑफ दैट प्लूरल है तो डैट और दिस का तो मतलब ही नहीं, दीज होगा, दोज भी नहीं होगा, क्योंकि दोज यूज क्या आता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो। ये सारे के सारे पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं, सारे के सारे प्रोनाउन या डिटर्मिनर पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं। जो डिस्टेंट हो उनके लिए दो, जो आपके पास हो जिनकी आप बात कर रहे हो उनकी दीज। अब देखो पैराग्राफ में तो ये पास में है ना, पैराग्राफ में तो इन्हीं का जिक्र किया जा रहा है। One of these satellites was revealed back in 2021, with the remaining 62 moons gradually announced over the past few weeks. These हो जाएगा 36 का दूसरा। आगे कॉम्प्रिहेंशन है, इसको पढ़ेंगे और करते जाएंगे। King Sagra, an ancestor of King Bhagiratha, once conducted an Aswameta Yagna to extend his dominion. When the horse went astray, the king sent his 60,000 sons to find the horse. Unfortunately, in the course of the quest, they ended up disrupting the intense meditation of sage Kapila, at whose abode they found the horse. Kapila burned them all to ashes, sending them all to the netherworld, an act he instantly regretted when he realized what had happened. After breaking the news to King Sagra, he mentioned that the souls of King Sagra's sons could attain salvation only if the heavenly Ganga could be persuaded to flow over their ashes. It was Bhagiratha whose austere penance and devotion pleased Lord Shiva so much so that he persuaded Ganga to descend to the earth. Ganga consented, but the problem arose that the earth would probably be unable to bear the intensity of the Ganga's flood and even be shattered in the process. Thus, a solution was devised. Ganga would first land on Shiva's head and the locks of his hair would minimize the impact. Still, the force of Ganga's landing was such that it split into 7 tributaries, 3 of which flowed east and 3 of them west. The 7th stream followed King Bhagiratha to the place where his ancestors' ashes lay. The river's waters instantly purified them. This is also the origin of the belief that the Ganga's waters can purify mortal souls of all their sins. 37 पे चलते हैं। It was Bhagiratha whose austere penance. The word austere here means rustic, bare, severe, subdued. Austere का मतलब होता है severe, strict, एकदम एकदम कड़क, एकदम जो कर रहे हो वही करते रहो। 38 का the web story is mainly about the Aswamedha Yagna by King Sagra. The sage Kapila's anger for King Sagra's sons, Lord Shiva holding the Ganga in his robes, the coming of the river Ganga to the earth. 38 का हो जाएगा 4। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में आया है तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इसकी स्टोरी क्या है, इसकी थीम क्या है, इसका टाइटल क्या है। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन को पढ़कर समझना जरूरी है बहुत तेजी से। 39 पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द ऑप्शन डेट करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस इनकी बतानी है, वही क्रोनोलॉजी देखनी है, टाइम देखना है, कौन सा इवेंट कहाँ हुआ। King Sagra's sons were burnt by the sage Kapila. King Bhagiratha persuaded Ganga to flow to the earth. King Sagra performed an Aswamedha Yagna. ये पहला होना चाहिए। सी से 2 ही ऑप्शन है। The souls of the dead sons would not get salvation until Ganga flowed over their ashes. However, the flow had to be restrained by Shiva by holding it in his locks. सी के बाद होना चाहिए ए। The King Sagra performed an Aswamedha Yagna. King Sagra's son was burned by sage Kapila.
फिर उसके बाद द सोल ऑफ द डेड सन्स वुड नॉट गेट सैल्वेशन, CADBE। 39 का हो जाएगा फर्स्ट। 40 पे चलते हैं। द स्टोरी इज ए हिस्टोरिकल स्टोरी, कह सकते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरी। माइथोलॉजिकल सही होगा, माइथोलॉजिकल मतलब होता है मिथ, माइथोलॉजिकल बना है मिथ से, मिथ का मतलब होता है ट्रेडिशनल बिलीफ या ट्रेडिशनल स्टोरी जो कि हिस्टोरिकल हो, जो कि लोग एक दूसरे को बताते हो, बहुत ज्यादा शेयर करते हो, जिस पर लोगों का बिलीफ हो कि ये सही था। हो सकता है वो सही ना हो, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ ये सही है। तो ये हो जाएगा 40 का हो जाएगा बी, माइथोलॉजिकल स्टोरी। इट इज ए माइथोलॉजिकल स्टोरी। बाकी ऑप्शन तो ट्रू स्टोरी। फैबल का मतलब तो एक फेक स्टोरी होता है जिसमें पशुओं का, जानवरों का यूज करके बता दिया जाता है। तो ठीक है, 40 का हो जाएगा आपका बी। इस तरह से आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। कॉम्प्रिहेंशन और पैराजंबल के लिए जरूरी है कि आपकी समझ हो इंग्लिश को तेजी से पढ़कर तेजी से समझने की। बहुत सारे पैराजंबल ऐसे आते हैं जहां पर ग्रामेटिकल क्लूज आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ पैराजंबल्स ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर केवल मीनिंग या उनके टाइम से आपको पता चलेगा कि किसके बाद क्या आना है, क्या लॉजिकल ऑर्डर होगा, क्या लॉजिकल सीक्वेंस होगा। पैराजंबल्स में आपको करना यह है कि किन्हीं भी दो सेंटेंस के लॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस को देखना है। किन्हीं भी दो सेंटेंस के लॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस को अगर आपने देख लिया तो आपने एक या दो या तीन ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। फिर जो आपके पास फाइनल ऑप्शन बचा है उसे वेरीफाई कर लो, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन में आप उसको पढ़िए, समझिए, आप इंफॉर्मेशन को रिटेन कीजिए, कुछ देर के लिए अपने दिमाग में रखिए और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।